नमस्कार, ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ से यानी एफएम ग्रीन जो आपको ले जाता है हरियाली से खुशहाली की ओर। तो आज का जो विषय है हमारा बहुत ही अच्छा है और इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इसे। और बहुत ही खास विषय लेकर हमारे बीच आज डॉक्टर ए.के. झा हैं, जो कि मृदा वैज्ञानिक हैं, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। हमारा विषय है जलकुंभी के प्रयोग से वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। तो आज डॉक्टर साहब से हम बहुत सारी बातें जानेंगे, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट क्या है, कैसे हम इसे जलकुंभी से वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, और भी बहुत सारी बातें इसके बीच में आएंगी। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बता दीजिए हमारे श्रोताओं को कि ये वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा खाद है, खास करके जैविक खाद है, जो कि केचुआ की सहायता से बनाया जाता है। यानी कहने का मतलब गोबर और फसल अवशेष का प्रयोग करके जी, केचुआ की सहायता से बनने वाला खाद, जो कि सामान्यतः भूरे रंग का या काले भूरे रंग का होता है, तो उसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। जी, वर्म मतलब केचुआ और उसकी सहायता से बनने वाला खाद यानी वर्मी कंपोस्ट, ये होता है। यानी गोबर और जो केचुआ है उससे बनाया जाता है वर्मी कंपोस्ट, और हमारे फसलों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। डॉक्टर साहब, आज के परिवेश की बात करें तो वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग जो है देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसके पीछे क्या राज है? देखिए, वर्मी कंपोस्ट इसलिए बढ़ता जा रहा है कि यदि हम समान गोबर की खाद की बात करते हैं तो उसकी तुलना में इसमें पोषक मान काफी होता बिल्कुल। है, और साथ ही साथ में इसमें एंजाइम, हार्मोन, ये सारी चीजें होती हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए बताऊं, जो गोबर की खाद है उसमें 0.5% नाइट्रोजन होगा, और जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें 1% से ज्यादा नाइट्रोजन होगा। फास्फोरस भी गोबर की खाद में सिर्फ 0.2% होगा, लेकिन वर्मी कंपोस्ट में यदि देखते हैं तो इसमें 0.8% से ज्यादा आपको फास्फोरस होगा। पोटास भी उसमें यदि हम गोबर की खाद में देखते हैं तो सिर्फ 0.5% होगा, यानी आधा परसेंट। और यदि हम पोटास इसमें देखते हैं वर्मी कंपोस्ट में तो उसमें 0.8% के ऊपर होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें जो आपका पोषक मान है वो ज्यादा है, यानी कि कम मात्रा में हम खाद डाल करके, वर्मी कंपोस्ट डाल करके ज्यादा पोषक तत्व की आपूर्ति कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमारा पहले था, क्या था कि हमको गोबर खाद की बहुत ज्यादा मात्रा लगती थी। बिल्कुल। तो यह जरूरी हो गया हुआ है कि हम ऐसे जैविक खाद की बात करें जिसमें कम मात्रा में हमको प्रयोग करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा हमको पोषक मान की पोषक तत्वों की आपूर्ति हो सके, जिससे कि कम मात्रा में ही हम अपने खेती को ज्यादा बढ़िया बना सकते हैं, हम अपनी मिट्टी को ज्यादा बढ़िया बना सकते हैं। इसीलिए इसकी जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, ये तो बातें आपने बताई कि आजकल जो है क्यों बढ़ रही है इसकी मांग, लेकिन अगर बात करें वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन में, तो क्या जलकुंभी का उपयोग हम कर सकते हैं? और अगर उसकी जगह पर हम पुआल का उपयोग करें तो कौन सा ज़्यादा फायदेमंद होगा? देखिए, एक तो पहली बात कि पुआल आदमी जानवर को खिलाने के लिए भी प्रयोग करता है, तो उतना पुआल तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन फिर भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि बहुत लोग फसल जलाते भी हैं। लेकिन ये जो जलकुंभी है, ये हमारे यहाँ खास करके यदि देखें तो यह एक प्रॉब्लमेटिक वीड की तरह है। समस्या पैदा करने वाला ये खरपतवार है जो हमारे जल संसाधनों को प्रदूषित करता है। तो यदि हम यह बात देखें कि जो हमारे पास फालतू में पड़ा हुआ है, यदि हम सिर्फ बिहार की बात देखते हैं तो बिहार में लगभग आपको 9.12 लाख हेक्टेयर ऐसी जमीन है जो कि वेटलैंड है, और वहां पर जो ये वाटर हाइसेंथ यानी जलकुंभी जो है वह एक प्रॉब्लमेटिक वीड है। तो इसका यदि हम प्रयोग करते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने में तो एक तो ये बात है कि ये फायदेमंद है। दूसरी बात, यदि हम पोषक मान की बात यदि देखते हैं तो पोषक मान भी इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि यदि हम इसमें देखें जलकुंभी में नाइट्रोजन आपको ज्यादा है, यानी 2.373% है, जबकि यदि हम पुआल को देखें तो पुआल में सिर्फ 0.61% उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। फास्फोरस इसी तरह से देखें तो जलकुंभी में जहां पर 0.583% है, वहां पर पुआल में सिर्फ 0.1% पाया जाता है। पोटास लगभग दोनों में बराबर पाया जाता है। जस्ता यदि देखते हैं तो 250 ppm के आसपास पाया जाता है जलकुंभी में, जबकि 17.7 यानी 18% के आसपास आपको जस्ता पाया जाता है पुआल में। और इसी तरह से हम लोहे की बात करते हैं तो लोहा लगभग 1824 ppm पाया जाता है ये जलकुंभी में, लेकिन सिर्फ 57.9 ppm पाया जाता है आपको पुआल में। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि इसमें पोषक मान ज्यादा है, और
कोई जो केचुआ की खाद बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, वो कहीं बाहर से तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश या पोषक मान लाता नहीं है। बिल्कुल। जो आप सबस्ट्रेट यूज करते हैं, उस सबस्ट्रेट में यदि ज्यादा मात्रा में पोषक मान है तो उससे बनने वाला जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें ज्यादा पोषक मान होगा। तो इसीलिए यह यदि हम जलकुंभी से बनाएं तो उसका पोषक मान ज्यादा होगा। साथ ही साथ जो यह एक समस्याग्रस्त हमारे पास ये है, जो हमारे जल संसाधन को प्रदूषित कर रहा है, उसका एक उपचार भी हो जाएगा, एक उपयोग भी हो जाएगा। तो इसीलिए यदि आप पुआल के स्थान पर, जैसे मान लीजिए 2 भाग आप प्रयोग करते हैं पुआल और 3 भाग प्रयोग करते हैं आप गोबर की खाद, उसके स्थान पर यदि 2 भाग यदि आप जलकुंभी को प्रयोग करें और 3 भाग गोबर का प्रयोग करें तो उससे जो बनने वाला वर्मी कंपोस्ट होगा उसका पोषक मान ज्यादा होगा। इसीलिए इसकी संभावना बहुत बढ़िया है और आज के समय में ये बहुत ही प्रासंगिक है कि इसका हम प्रयोग करें। जी डॉक्टर साहब, ये तो बातें हम समझ गए कि जलकुंभी का प्रयोग अगर हम ज़्यादा करें तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं डॉक्टर साहब। तो बिहार के परिवेश में जो देखा जाता है जलकुंभी का प्रयोग लोग करना चाहते हैं, इसको तो इसकी क्या संभावनाएं हैं? अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि बिहार में लगभग 9.12 लाख हेक्टेयर जमीन जो है वो समस्याग्रस्त है, खास करके वेटलैंड है। तो उस वेटलैंड में आपको जलकुंभी वैसे ही पैदा हो जाता है और जलकुंभी वहां पर पैदा होकर के वहां न तो कोई फसल पैदा कर सकते हैं, साथ ही साथ जो आपके जल संसाधन है उसको भी प्रदूषित करता है। तो बिहार में काफी ज्यादा जगह पर आप देखते हैं कि ये जलकुंभी है और काफी ज्यादा मात्रा में है। तो यदि हम बिहार की बात करें, वहां के जल संसाधन को हम ठीक ठाक करना चाहते हैं, उसके क्वालिटी को ठीक रखना चाहते हैं, तो वहां पर काफी इसकी संभावना है, काफी इसका स्कोप है। यानी इसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो एक तरफ तो हमको गुणवत्तापूर्ण वर्मी कंपोस्ट बनता है और साथ ही साथ यदि हम देखते हैं तो जो हमारा प्रदूषण की समस्या है उससे भी निजात मिलता है। यानी इसकी काफ़ी संभावना है बिहार के परिवेश में। जी, तो इसकी काफ़ी संभावनाएं हैं बिहार के परिवेश में। और डॉक्टर साहब, अगर हम बात कर रहे हैं जलकुंभी का, तो इसका प्रयोग अगर हम वर्मी कंपोस्ट बनाने में करते हैं तो पोषक मान में क्या अंतर आता है? अभी हमने आपको बताया है कि आपने देखा भी है, सुना भी है कि ये जो जलकुंभी है, जलकुंभी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं, इसकी मात्रा पुआल के तुलना में ज्यादा है। यानी उससे यदि हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो वर्मी कंपोस्ट का पोषक मान जो होगा वो ज्यादा होगा। अब जैसे हम एक बात कहें कि हमने केवल गोबर से यदि बनाया हुआ है या जो जलकुंभी है और इसको, जैसे हमने बताया कि 40% आप जलकुंभी ले लीजिए और इसको क्या कहते हैं 60% आप गोबर लीजिए, तो उससे यदि आप बनाते हैं तो उसके पोषक मान में कितना अंतर होता है। जैसे अब मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि ये जो पैडी स्ट्रॉ है जी, उसको यदि बनाएंगे तो आपको उतना पोषक मान नहीं मिलेगा। सिर्फ गोबर से यदि हम बनाते हैं तो 1.67%, अभी हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि 1.5% से के आसपास उसमें आपको नाइट्रोजन रहता है। यदि हम वही जलकुंभी और इसका जो अभी हमने बताया 2 भाग जलकुंभी और 3 भाग जो आपका गोबर है, इसको मिला करके बनाए तो वहां 2% के आसपास 1.983% नाइट्रोजन होगा। इसी तरह से फास्फोरस भी सिर्फ गोबर से यदि बनाते हैं तो वो 0.8% के आसपास होता है, 0.719% पाया गया हमें। और वहीं पर यदि हम जो जलकुंभी के साथ मिला करके यदि देखा तो वहां पर 0.8% के ऊपर हमको फास्फोरस पाया गया। पोटाश भी यदि हम देखते हैं तो सिर्फ गोबर से बनाते हैं, उसकी तुलना में इसमें पोटाश भी थोड़ा सा ज्यादा हमें मिला। और वहीं पर यदि हम पुआल से बनाते हैं तो पुआल में देखिए फास्फोरस हमने अभी बताया 0.1% ही फास्फोरस होता है। तो उसमें सिर्फ पुआल से यदि आप बनाते हैं तो उसमें फास्फोरस की मात्रा कम होगी। और एक चीज, बहुत महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूं मित्रों, कि अब जो वर्मी कंपोस्ट है यह भी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत आ गया हुआ है। यानी आप ऐसा ही वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं या उसको बेच सकते हैं जिसमें 1% कम से कम नाइट्रोजन हो, 0.8% फास्फोरस हो, 0.8% पोटाश हो या उससे ज्यादा हो, उसी को आप बेच सकते हैं। तो यदि आप इसका व्यापार भी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी जरूरी है कि हम ऐसी चीजों को मिला, और यदि हम उसमें जलकुंभी मिलाते हैं तो यह हमारी समस्या कुछ हद तक दूर करती है। तो इसीलिए इसका प्रयोग काफी फायदेमंद है और जरूरी भी है। जी, डॉक्टर साहब, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट की और जलकुंभी की, तो जलकुंभी का प्रयोग करके हम वर्मी कंपोस्ट का निर्माण कैसे कर सकते हैं, वो भी बता दें। अब देखिए, एक किसान था सुपौल का, वो जो करता था वो क्या करता,
एक भाग आपको ये लेता था जलकुंभी, और 5 भाग इसमें आपको गोबर मिलाता था। और उसमें भी उसके जड़ को काट के हटा देता था, जलकुंभी के जड़ को। और उसमें जो है क्या कहते हैं, हम लोगों ने देखा कि इसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है वह भी थोड़ा सा कम है, हालांकि उसी के आसपास है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी समस्या है कि उसके जड़ को आपको काट के हटाना है, जो कि बड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। तो यहाँ पर शोध करके ये देखा गया कि आखिर हम इसमें कितना % तक मिला सकते हैं। तो हमने देखा, जो हमने पाया है कि इसमें यदि आप 40% तक, यानी 2 भाग जितना पुआल का आप करते हैं, यानी 40% तक यदि आप जलकुंभी मिलाते हैं, वहां तक आपका केचुआ उछुआ बढ़िया बढ़ता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। केचुआ का भी विकास होता रहता है, उसकी मोटाई वगैरह वगैरह भी बढ़ती रहती है। तो कहने का मतलब कि आपको ये करना है कि 40% जो आपका ये है जलकुंभी, उसको आप पहले छोटे छोटे टुकड़ों में 1 इंच के टुकड़े में काट दें, और इसको 60% गोबर इसमें मिला दें। गोबर मिला करके इसको कुछ दिन के लिए छोड़ दें, 2-3 हफ्ता 4 हफ्ता के लिए, और उसके बाद उसे ढेर बना करके उसमें फिर केचुआ का प्रयोग कर दें। और जैसे आप सामान्य वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं कि उसमें सिंचाई करते हैं, नमी 60-70% बना करके रखते हैं, तो ये आप करके रखेंगे। अब ढेर विधि ज़्यादा आपके लिए सहूलियत है, तो ढेर विधि में ही कीजिए। तो ढेर विधि में आपको हमने बताया कि 40% उसमें जलकुंभी लेंगे, 60% गोबर लेंगे, दोनों को मिला करके प्री डाइजेशन के लिए 3-4 हफ्ते के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद उससे ढेर बना लीजिए। ढेर की चौड़ाई कभी भी 4 से 6 फीट के बीच में ही रखिए। अच्छा। उसकी ऊंचाई 2.5-3 फीट से ज़्यादा नहीं रखिए, और लंबाई जितना बड़ा आपका छप्पर है, शेड है, उसी के हिसाब से आप लंबाई रखें। उसके बाद जब आपने देखा कि ये जो हमारा मिश्रण है वो ठंडा हो गया, हाथ डाल करके देखा कि ये ठंडा हो गया, तो उसके बाद उसमें आप केचुआ डाल देते हैं, और केचुआ डाल करके आप उसको छोड़ देते हैं, और यह आपको धीरे धीरे वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित होने लगता है। जब चाय की पत्ती जैसी संरचना आपको बनना शुरू होता है, उसमें 2-3 दिन के लिए सिंचाई रोकिए, और ऊपर में वो चाय की पत्ती जैसी जो संरचना है उसको हटा लीजिए। हटा करके फिर चाल करके आप पैक कर लीजिए, जिससे कि 15 से 25% नमी हो, क्योंकि यह भी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत है कि उसमें 15 से 25% के बीच में नमी रहनी चाहिए। जो आपका टोटल कार्बन है वो 18% से ज़्यादा होना चाहिए। तो यह तो गुणवत्ता तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आप नमी बरकरार किए हुए हैं, उसके बाद उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, अंत में आप हमारे किसान भाइयों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं तो यही सुझाव देना चाहूँगा कि आपके पास उतना पुआल है नहीं, उतना गोबर है नहीं, तो मित्रों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास पुआल उतना है नहीं जिसका प्रयोग, या भूसा का ही प्रयोग आप वर्मी कंपोस्ट बनाने में करें, और उतना गोबर भी नहीं है। तो गोबर नहीं है तो गोबर का एक 40% सब्स्टिट्यूशन तो इससे हो सकता है, वाटर हाइसेंस से, और वो तो फालतू चीज पड़ा हुआ है। तो उस फालतू चीज का प्रयोग आप वर्मी कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं, और उससे क्या होगा, जो वर्मी कंपोस्ट बनेगा वो गुणवत्तापूर्ण वर्मी कंपोस्ट बनेगा। तो जो गुणवत्तापूर्ण वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करके उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो मेरी तो सलाह यही है कि यह जो हमारे पास एक वीड है, हमारे पास जो खरपतवार है, एक तरह का ये खरपतवार ही है, इसका आप प्रयोग वर्मी कंपोस्ट बनाने में करें। इससे आपका जो जल संसाधन है वह भी आपको प्रदूषण मुक्त होगा, साथ ही साथ आपको फायदा भी होगा। आप जो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं वो ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण वर्मी कंपोस्ट बनेगा। इसके चलते ये होगा कि जहां पर ज्यादा मात्रा में वर्मी कंपोस्ट, अब एक छोटी सी बात समझिए ना, यदि आप वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं उसमें 1% नाइट्रोजन है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत ही, तो वहां पर यदि मान लीजिए 40 क्विंटल लग रहा है तो 2% वाला जो होगा वहां पर आपको सिर्फ 20 क्विंटल ही लगेगा। तो वर्मी कंपोस्ट की मात्रा भी बचेगी, और तब आप इसका प्रयोग आप अपनी खेती में कर सकते हैं। जी, तो किसान भाइयों, आपने सुना कि जलकुंभी का प्रयोग आप करते हैं तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, और संभावनाएं भी हमारे बिहार क्षेत्र में इसकी बहुत ही अच्छी है। तो फ़ायदा इसी में है कि आप इसके प्रयोग से वर्मी कंपोस्ट बनाइए, और साथ ही कुछ अच्छी बातें यहाँ पर आपको जानने को मिली हैं इस संदर्भ में। तो अगले एपिसोड में अगले विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ यानी FM ग्रीन।